एक और रात और एक नई कहानी के नए एपिसोड जिसमें दिलों की धड़कनें रुकती हैं और रहस्य हवा में घुलते हैं। आप सुन रहे हैं तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है, मेरे यानी लेखिका शिवांगी के साथ, ओनली ऑन माय चैनल रेडियो नाइट्स के साथ। शुरू करते हैं आज का एपिसोड 93। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। हॉस्पिटल। रिया भीगी आंखों से नरेश जी को देख बोली, चाचा जी सच, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने इतना ही कहा था कि अब वंश से और बर्दाश्त न हुआ। वो गुस्से में रिया के आंसू देख बोला, बस किसे जस्टिफिकेशन दे रही हो तुम? अब तक इतना कुछ कह दिया इन्होंने, फिर भी बिना कुछ किए माफी मांग रही हो। ये सुनते ही अब फिर कोमल बोली, ये हमारे घर का मामला है, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? ये सुनकर वंश गुस्से में फिर बोला, घर का मामला? भरे अस्पताल में आप जो हरकतें कर रही हैं उसे देख कोई कह नहीं सकता कि ये बस घर का मामला है। और रही बात कि मैं बीच में क्यों बोल रहा हूँ, तो सुनिए, रिया हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है। ऊपर से आपने जो बीच में मेरे बारे में कहा है, इसी वजह से मैं बीच में बोल रहा हूँ। अब उसकी बात सुन रिया उसका हाथ पीछे से पकड़ उसे रोकते हुए धीमी आवाज बोली, देखिए प्लीज। उसने इतना ही कहा था कि तभी सामने के वार्ड से डॉक्टर बाहर आए। सामने वो रिया की तरफ देख बोले, उन्हें होश आ गया है। ये सुनकर रिया और बाकी सबकी नजरें डॉक्टर की तरफ गईं। रिया आंखों में आंसू लिए बोली, क्या? ये कहते हुए वो जल्दी से वार्ड के अंदर भाग गई। वहीं उसके पीछे कोमल और नरेश भी अंदर चले गए, मगर वंश अभी भी वहीं खड़ा रहा। वो सामने खड़े डॉक्टर को देख बोला, वैसे उन्हें हुआ क्या था? तभी डॉक्टर वंश को देख बोले, जी आप कौन? ये सुनते ही वंश बोला, मैं इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी हूँ, वंश मल्होत्रा। वंश मल्होत्रा नाम सुनते ही उस डॉक्टर की आंखें फैल गई। वो हैरानी में बोला, सर आप? मगर यहाँ? तभी वंश उसकी बाकी बातों को इग्नोर कर बोला, उनकी ये हालत कैसे हुई? अब वंश की बात सुनकर डॉक्टर धीमे लहजे में बोले, सर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। तभी वंश फिर बोला, अच्छा क्या वो पूरी तरह से ठीक है? ये सुनकर डॉक्टर बोले, जी उन्हें होश आ गया है, मगर ये कहना मुश्किल है कि वो कब तक ठीक रहेंगी। ये सुनते ही वंश हैरानी में डॉक्टर को देख बोला, मतलब? डॉक्टर फिर बोले, जी उनका शरीर पहले से ही काफी कमजोर है। उनकी हालत ऐसी है कि ये कहना मुश्किल है कि अब वो ज्यादा जी पाएंगी। उनके दिमाग में पहले से ट्यूमर है। उसके बाद आज की घटना से उनकी हालत और नाजुक हो चुकी है, शायद अब वो ज्यादा जी ना पाए। ये सुनते ही वंश की आंखें गहरी हो गईं। वो आगे कुछ नहीं बोला और हल्के कदमों से वह भी वार्ड की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर आते ही उसकी नजर सामने बैठी एक उम्रदराज औरत पर गई, जिसके सीने से रिया लगी रो रही थी। वहीं वो औरत बड़े ही प्यार से रिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करवा रही थी। रिया रोते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, दादी आप ठीक है ना? ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर मेरी। तभी पास खड़ी कोमल बोली, माँ जी आप ठीक है ना? ये कहते हुए उसके चेहरे की चमक गायब थी। दादी माँ उसे देख आंखें छोटी कर बोली, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कोमल अचानक से बोली, माँ जी आपकी ये हालत कैसे हुई? वो उनकी फिक्र करते हुए बोली, आपको हमारे कमरे में आ जाना चाहिए था नहाने के लिए। ये कहते हुए वो रिया जलन लिए देखने लगी। तभी दादी माँ कोमल को घूरते हुए बोली, अरे ये कैसी बात हुई भला? वैसे भी वो बस एक हादसा था, मुझे या किसी को पता थोड़ी था कि ये सब हो जाएगा। ये सुनते ही कोमल आगे कुछ कहती, उससे पहले ही नरेश ने उसे आंखों से इशारा कर चुप करवा दिया। वहीं अब कोमल भी चुप हो गई, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वहीं दादी माँ बात कर ही रही थी कि तभी उनकी नजर सामने दरवाजे पर खड़े वंश पर गई। उसे देखते ही दादी माँ हैरानी में बोली, अरे बेटा तुम? दूसरी तरफ हॉस्पिटल।
दादाजी अपने ख्यालों में डूबे ही थे कि तभी पीछे से एक आदमी ने कहा, सर, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही दादाजी का ध्यान टूटा। वो अचानक पीछे मुड़े, जहां उनका ही एक आदमी खड़ा था। उसे देख दादाजी बोले, तुम चलो, मैं आता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी सिर झुकाए जी बोल वहां से निकल गया। उसके जाते ही एक गहरी सांस भरते हुए दादाजी भी वापस से रियांश के वार्ड की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी खामोशी साफ झलक रही थी। ये ऐसी खामोशी थी जो इंसान बार बार जिंदगी से हारते हारते पा लेता है। दादाजी कुछ ही देर में एक कैबिन में पहुंचे। उन्हें आता देख सामने बैठे डॉक्टर अपनी जगह से उठे। उन्हें उठता देख दादाजी ने हाथों से उन्हें बैठने का इशारा किया। वहीं उनका इशारा समझ डॉक्टर वापस अपनी जगह पर बैठ गए। दादाजी निराशा भरी आवाज में बोले, कैसा है मेरा बच्चा, कैसी हालत है अब उसकी? ये सुनकर डॉक्टर बोले, हमने उनकी पट्टियां कर दी हैं, दवाइयां भी दी हैं, मगर उन्हें होश कल सुबह तक आ पाएगा। ये सुनकर दादाजी ने सिर हिला दिया। तभी डॉक्टर फिर बोले, सर, मुझे लगता है आपको एक बार मिस्टर मल्होत्रा को किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। उन्हें देख लगता है कि वो किसी ख्याल को चाह कर भी अपने जहर से नहीं निकाल पा रहे हैं। शायद वहां उन्हें कोई मदद मिल जाए। ये सुनते ही दादाजी ने सिर हिला दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनके शरीर में बोलने की ताकत ही ना बची हो। वो अब सच में भगवान के इन इम्तिहानों से थक चुके थे। वो धीमी आवाज में बोले, जी डॉक्टर साहब, रियांश ठीक हो जाए, मैं खुद उससे इसके बारे में बात करता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वो रियांश के वार्ड के अंदर पहुंचे, जहां रियांश बिस्तर पर बेहोश लेटा हुआ था। उसके शरीर, हाथों और सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। न जाने क्यों उसे देखते ही दादाजी की आंखें आंसुओं से भीग उठी। वो धीमी कदमों से रियांश के पास आए, सीधे उसके सिरहाने की तरफ आ बैठे। वो कांपते हुए अपने हाथ रियांश के माथे पर रख धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगे। वो रोते हुए गले से बोले, क्यों करता है तू ऐसा? क्यों नहीं समझ में आता तुझे कि तेरे और तेरे भाइयों के अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा? मानता हूँ कि तू गलत नहीं, मगर एक बार अपने दादाजी के बारे में सोच। रियांश, अपने बच्चों की ये हालत देख अब मुझसे और सहन नहीं होता। लगता है कि जिंदगी में और कितना हारूंगा मैं, कितना सब कुछ खो दिया। अब तुम सब तो मुझसे मत दूर हो। ये सब कहते हुए उनके आंसू रियांश के तकिए के सिरहाने गिरने लगे। वो खुद को संभालने की काफी कोशिश कर रहे थे, मगर आज वो इसमें भी हार रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलिया, व्योम की बात सुनते ही विलियम की आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो धीमी आवाज में व्योम का नाम दोहराते हुए बोला, मल्होत्रा, मतलब? तभी व्योम बोला, हर्षित मल्होत्रा को तुम जानते ही होगे। ये सुनते ही विलियम के कान खड़े हो गए। तभी व्योम फिर बोला, अच्छा, अगर तुम्हें उनका नाम नहीं याद आ रहा तो फिर रियांश मल्होत्रा को अच्छे से पहचानते होगे तुम। मैं उनका ही भाई हूँ। अब विलियम की आंखें फटने हुई। वो कांपती हुई आवाज बोला, नहीं, मैं किसी रियांश मल्होत्रा को नहीं जानता। ये सुनते ही व्योम मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट में से एक गन निकालते हुए सीधे विलियम के माथे के बीचों बीच पॉइंट करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो तुम मेरे किसी काम के नहीं। तुम्हें हमें ऊपर ही भेज देना चाहिए। ये कहते हुए वो पास ही खड़े गौरव को देख मुस्कुराने लगा। वहीं गौरव ने जब व्योम के हाथों में गन देखी तो उसकी आंखें भी फैल गईं। वो हैरानी से मन में बोला, ये क्या कर रहे हैं बॉस? अगर विलियम को कुछ हुआ तो उस शख्स से हम और दूर हो जाएंगे। गौरव व्योम को रोकते हुए कुछ बोलता उससे पहले उसके कानों में विलियम की कांपती हुई आवाज पड़ी, देखो मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर प्लीज पहले ये गन नीचे रखो। क्या होगा आगे? क्या विलियम बताएगा उस आदमी के बारे में कुछ? वहीं हॉस्पिटल में दादाजी क्या करेंगे? आगे क्या वो रियांश को संभाल पाएंगे? दादी कैसे जानती हैं वंश को? आगे जानने के लिए सुनिए तुम्हारी नाम अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब
फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें, अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया सुनने के लिए। अगला भाग जल्द ही आएगा। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या हॉस्पिटल में रियांश को बचाया जा सकेगा? और ऑस्ट्रेलिया में व्योम का खेल, क्या विलियम सच बताएगा या सस्पेंस और गहरा होगा? तो फिर मिलते हैं अगले रविवार इसी चैनल पर, इसी समय, मेरी कहानियों के साथ। मैं हूँ लेखिका शिवांगी और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ और एक नए रहस्य के साथ। अंत तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।